नमस्कार बंधुओं, पुष्पांजलि पंचांग एवं वास्तुपीठ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिनांक 30 नवंबर 2020 के दिन, पूर्णमासी के दिन, जो कुछ लोग इंटरनेट पर चंद्र ग्रहण कह रहे हैं, उसका हम यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं कि चंद्र ग्रहण है अथवा नहीं है। यह भ्रम प्रायः हर साल फैलता रहता है, इसलिए भ्रम क्या है यह हम बाद में बात करेंगे। पहले ग्रहण कैसे पड़ता है वो बताते हैं, इसके बाद में ग्रहण ये है या नहीं है ये आप स्वयं जान जाएंगे। तो सबसे पहले जो विज्ञान के छात्र हैं वो आसानी से समझ जाएंगे, और जो विज्ञान के छात्र नहीं भी हैं वो भी हम जो विधि बता रहे हैं उस विधि से आप ग्रहण समझ जाएंगे। फिर आप स्वयं निर्णय ले पाएंगे कि ये ग्रहण वास्तव में है अथवा नहीं है। प्रिय मित्रों, सभी जानते हैं कि सूर्यदेव हमारे केंद्र में हैं। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्यदेव का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, ये सूर्यदेव हैं और पृथ्वी उनके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, पृथ्वी है। ये इस प्रकार से साल भर में पूरा चक्कर लगा लेती है। इसके बाद चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रमा के जो पथ है उसको हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो हम ये सभी जानते हैं कि पूर्णमासी के दिन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं। बीच में पृथ्वी होती है, इस तरफ सूर्य होते हैं, उस तरफ चंद्रमा होते हैं। इसलिए चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी चंद्रमा पर पड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ने के बाद में सीधी पृथ्वी पर लौट के आती हैं। इसलिए पूर्णमासी के दिन हमारे लिए चंद्रमा उजेले दिखाई देता है। अब चूंकि ग्रहण की बात करते हैं, तो यदि जब तीनों एक सीध में हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य की किरणें हैं उनका पथ देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चंद्रमा है, मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये पृथ्वी है, अर्थ। तो आप देखिए कि यहाँ पर जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में जाते हैं, एक सीध में हैं, उस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो किरणें पृथ्वी के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं और यहाँ पर इस क्षेत्र में अंधकार हो जाता है। और अंधकार क्षेत्र हो जाने के कारण से चंद्रमा के ऊपर ये छाया जो पृथ्वी की है वो छाया पड़ने लगती है। ये छाया है, पृथ्वी की छाया है, ये छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ने लगती है। इसी का नाम चंद्र ग्रहण है। ठीक है, इसका भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में हजारों साल से वर्णन होता आया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इसका गणित भी है। आधुनिक विज्ञान में तो गणित अभी 400 साल 500 साल पहले आया है, लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में हजारों साल पहले इसका गणित खोज लिया गया था कि किस तरह से चंद्र ग्रहण पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो छाया है, ये छाया जो है प्रधान छाया है। पृथ्वी की जो छाया है ये प्रधान छाया है। इसके अंदर जो है यदि चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि कुछ सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणें, जो कि एक किरण है जो पृथ्वी के इस किनारे से होकर के गई है, दूसरी किरण है पृथ्वी के
इस किनारे से होके गई है, ऊपर नीचे किनारे से होके गई है। तो ऊपर नीचे के किनारे से होकर के, यानी कि सूर्य का जो निचला किनारा है उसके निचले किनारे से पृथ्वी के निचले किनारे की जो रेखा गई है, इस रेखा की सीध में जो छाया होती है वो प्रधान छाया होती है। लेकिन चूंकि पृथ्वी में, क्षमा करें, चूंकि सूर्य में ऐसी लाखों किरणें हैं, तो कुछ किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती हैं, क्रॉस होती हैं। क्रॉस मतलब कैसे कि सूर्य की जो ऊपरी किरण है वो पृथ्वी के निचले भाग में टकराती हुई आगे जाती है, और सूर्य के जो निचली वाली कोर की जो किरण है वो जो है किरण पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में स्पर्श करती हुई जाती है। हो गया स्पष्ट? ये जो है, जो दूसरी किरण है ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में, और ये जो सूर्य की ऊपरी किरण है ये पृथ्वी के निचले वाले भाग में प्रवेश करती हुई जाती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा यदि यहाँ है तो चंद्रमा में कोई ग्रहण नहीं है। यदि चंद्रमा यहाँ आ गया तो चंद्रमा जो है, ये जो दूसरी किरणें हैं, दूसरे प्रकार की जो किरणें हैं, इनका मैं नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे पहले नंबर की किरणें कौन थी इसलिए कि सूर्य का जो ऊपरी भाग है यहाँ से चली, पृथ्वी के ऊपरी भाग है वहाँ टकराई और यहाँ तक चली गई। दूसरी वाली जो किरण है वो सूर्य के निचले वाले हिस्से से चली और पृथ्वी के निचले वाले हिस्से में चली और यहाँ पर मिल गई। स्पष्ट हो गया? इसके बाद में इससे जो है अपने लिए पूर्ण छाया प्राप्त हो गई और ग्रहण हो गया। लेकिन यदि सूर्य के जो ऊपरी परत वाली किरणें हैं वो जो है पृथ्वी के निचले वाले हिस्से में टकराती हुई आगे बढ़ें, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, मान लो एक्स्ट्रा किरणें, ई लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार से सूर्य के जो निचले वाले हिस्से की किरणें हैं वो पृथ्वी के ऊपरी वाले हिस्से में टकराती हुई आगे निकली, तो ये E2 लिख लिया मैंने, E1 E2। तो ये जो किरणें निकली एक्स्ट्रा, ये इसको जो है प्रतिछाया बोलते हैं। इसका जो यहाँ पे स्थान बन रहा है ये क्या बन रहा है, प्रतिछाया। दो जगह बन रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। इसी को उपछाया बोलते हैं, उपछाया, ठीक है। ये उपछाया, ये तो प्रधान छाया है जिसके अंदर चंद्रमा का ग्रहण पड़ता है, लेकिन जो अन्य दूसरी किरणें हैं ऊपर नीचे वाली, इनसे जो है दो जगह उपछाया बनी, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि जो प्रधान छाया है वो तो जो है आपका केवल एक ही बनती है और शंकु के आकार में है, ठीक है, शंकु के आकार में है। लेकिन जो उपछाया है वो दो बनती हैं, एक ऊपर तरफ और एक नीचे की तरफ। तो चूंकि चंद्रमा जो है जब उपछाया में प्रवेश करता है, चंद्रमा इस प्रकार से गमन करता है, इसके बाद बाहर आ जाता है। तो पहली स्थिति में चंद्रमा चूंकि उपछाया के बाहर है तो पूरी तरह चमकीला रहेगा, इसकी चमक जो है पूरी तरह रहेगी। लेकिन जब ये उपछाया में प्रवेश कर जाएगा तो इसकी चमक में कुछ कमी आ जाएगी। इसकी चंद्रमा की जो चमक है वो उपछाया में कुछ कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर प्रवेश करेगा तो ग्रहण की श्रेणी आ जाएगी, वहाँ ग्रहण हो जाएगा, फिर पुनः उपछाया में प्रवेश करेगा और फिर बाहर हो जाएगा। तो जब बाहर रहता है तब उसकी पूरी चमक रहती है। उपछाया के अंदर पहले और बाद में, ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद रहता है तब थोड़ी चमक कम रहती है। लेकिन जब प्रधान छाया, मुख्य छाया में अंदर प्रवेश करता है तब ग्रहण होता है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आप यहाँ समझ गए होंगे कि छाया और प्रधान छाया क्या है। अब हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर भारतीय ज्योतिष में जो प्रधान छाया का ग्रहण होता है केवल वो ग्रहण ही मान्य होता है। उसी ग्रहण में ही सूतक लगता है, उसी ग्रहण में ही अन्य प्रकार के जो भी नियम हैं वो सब लागू होते हैं। जैसे मंदिर के पट बंद होते हैं इत्यादि इत्यादि जो भी कर्म है ग्रहण के दौरान, वो केवल प्रधान छाया ग्रहण में ही होते हैं। उपछाया ग्रहण जो होता है यह उपछाया ग्रहण होता ही नहीं है। भारतीय ज्योतिष में इसे ग्रहण ही नहीं कहा है। लेकिन अब ये ग्रहण शब्द आया कहाँ से? आजकल क्या है, इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट में क्या है, ये छाया और उपछाया दोनों का एक ही नाम है, इक्लिप्स अंग्रेजी में। क्योंकि अंग्रेजी में हिंदी की तुलना में शब्दावली लगभग 5 गुनी कम है। जैसे अंग्रेजी में लगभग 14,000 शब्द हैं तो हिंदी में लगभग 70,000 शब्द हैं, और संस्कृत में तो लगभग 1.25 लाख शब्द हैं। तो शब्दों की कमी होने के कारण से इन्होंने उपछाया और छाया को जो है एक ही शब्द दे दिया, इक्लिप्स।
इसीलिए जब हम इंटरनेट पे हमारे जो ज्योतिषी साथी हैं कुछ ऐसे जो उतना गहराई से नहीं विचार कर पाते हैं, तो वो जो है अंग्रेजी में इक्लिप्स पढ़ लेते हैं, या फिर हमारे जो अन्य लोग हैं वो भी इक्लिप्स का जो है मीनिंग हिंदी में ग्रहण कर देते हैं, और ग्रहण में जो है आगे चंद्रमा लग गया तो उनके लिए वो चंद्र ग्रहण हो गया। इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण, जबकि हिंदी में इनके दोनों शब्द अलग अलग हैं। किसी प्रकार का संदेह ना रहे, इसलिए हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया था कि उपछाया कोई ग्रहण नहीं होता, बल्कि जो प्रधान छाया है वो ग्रहण होता है। लेकिन चूंकि अंग्रेजी में केवल एक ही शब्द होने के कारण से ये गलतफहमी हर साल पैदा हो जाती है कि जो ग्रहण है उसको भी, और इसका जो उपछाया ग्रहण है उसको भी बड़े बड़े इंटरनेट पे और कई लोग जो है यूट्यूब पे डाल देते हैं कि ग्रहण पड़ने वाला है, इतने बजे से इतने बजे तक पड़ेगा, और उसमें मंदिर के पट बंद रखें। ऐसा करके बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए हम कई बार फेसबुक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इस भ्रांति का निवारण करते रहते हैं। लेकिन चूंकि जब हम फेसबुक से भ्रांति का निवारण करते हैं तो कई लोग हमारी इंटरनेट का शॉर्ट भेज देते हैं, बोलते हैं ये देखिए इंटरनेट पे लिखा हुआ है और फलाने पंडित जी बोल रहे हैं, या ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कृपया आप भी इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करें कि वास्तविकता में ग्रहण क्या है। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो कृपया इलिक्स पढ़ करके आप ये बिल्कुल न रहें, कंफर्म न करें कि ये ग्रहण ही होगा। पहले अच्छे से देख लें कि वो उपछाया ग्रहण है या प्रधान छाया ग्रहण है। यदि प्रधान छाया ग्रहण है तो ही आपको उस ग्रहण को मानने की आवश्यकता है, अन्य ग्रहण किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ग्रहण होगा ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी की छाया उस पर नहीं पड़ रही है, और जब पृथ्वी की छाया नहीं पड़ रही है तो ग्रहण होगा ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं। इसलिए जो है जब हमारे पास कई प्रश्न आते हैं तो हम उनसे बोल देते हैं कि आप ग्रहण देख लो, फोटो खींच लेना, हमें बता देना, हम मान जाएंगे। लेकिन ऐसा होना ही नहीं है, तो इसलिए होता ही नहीं है। तो इसलिए हमें आवश्यक लगा कि हम ये 30 नवंबर को जो उपछाया ग्रहण जो प्रचारित होने वाला है, और इंटरनेट पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियो भी डले हैं जिन्हें लिखा हुआ है, और कई लोगों ने तो यहाँ तक बता दिया है कि ये ग्रहण है, और जो है दिन का टाइम दे दिया। उन्होंने ये तक विचार नहीं किया कि चंद्रमा जो है दिन में दिखता है क्या। जब चंद्रमा दिन में दिखता ही नहीं है तो चंद्र ग्रहण कहाँ से हो जाएगा। और पृथ्वी लोक पर भी कहीं ग्रहण नहीं है, यही बता दूं। कई ग्रहण ऐसे होते हैं जो भारत में दिखाई देते हैं, अन्य देशों में दिखाई नहीं देते हैं, या अन्य देशों में ग्रहण होते हैं वो भारत में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वो समस्त प्रकार के ग्रहण होते वही हैं जो प्रधान छाया के अंदर हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे यहाँ हो। लेकिन ये जो ग्रहण है वो संसार के किसी भी कोने में इस प्रधान छाया के अंदर नहीं है, बल्कि उपछाया के अंदर है। इसलिए ये ग्रहण कहीं है ही नहीं। लेकिन इक्लिप्स चूंकि ये घटना तो है, खगोलीय घटना तो है, उपछाया के अंदर प्रवेश किया है, इसलिए जो नासा वाले हैं उन्होंने क्लियर लिखा है, नासा वालों ने लिखा है कि एक पेन्यूमरिक ग्रहण है। ये पेन्यूमरिक माने उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है कि जो उपछाया है। अब आप मान रहे हो तो मानते रहो, ये तो हमारी गलती है। उन्होंने तो क्लियर लिखा है पेन्यूमरिक। वो एक ये वाला ग्रह होता है, वो उसको अलग लिखते हैं कि ये पूर्ण ग्रहण है। उनके पास 2 शब्द हैं इसके अलग अलग, लेकिन हम उनका व्याख्या नहीं करते, और पेन्यूमरिक जो ग्रहण रहता है उसको भी ग्रहण मान लेते हैं। तो इसलिए उनकी गलती नहीं है, ये हमारे समझने की गलती है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो 30 नवंबर को जो ग्रहण आपको बताया जाएगा, या आपको कई जगह इस प्रकार से नेट पे खबर भी आ रही होंगी, तो वो जो है 30 नवंबर का जो ग्रहण है वो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मान्य नहीं है, क्योंकि वो उपछाया में प्रवेश करेगा। पृथ्वी की जो मूल छाया है वो चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ेगी, इसलिए ये ग्रहण नहीं है। और जो ग्रहण का जो पेन्यूमरिक मतलब उपछाया का जो प्रवेश का समय है वो भी भारत में जो है दोपहर में है, कहीं पर रात में भी होगा, लेकिन जहाँ रात में होगा वहाँ भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा, और दोपहर में होने के कारण यहाँ तो ग्रहण खैर वो है ही नहीं। इसलिए आप किसी प्रकार से इस ग्रहण के बारे में कोई संकोच न करें, किसी प्रकार के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों के पट खुले रखें, और क्योंकि ग्रहण है ही नहीं, ग्रहण का कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो आपको ग्रहण का आलेख यानी स्केच बना करके और आपको ग्रहण को समझाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राम जी की।